हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 193। इससे पहले इस कहानी के 192 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। नील ने गुस्से में बंदरों की टुकड़ी को आंखें दिखाई और फिर वो सारे चुपचाप से अपनी पत्तल पकड़कर खाना खाने लगते हैं। संकल्प भी एकदम से चुपचाप से बैठ गया था और फिर उसने बहुत ही धीरे से नियति की तरफ देखते हुए कहा कि भाभी प्लीज़ थोड़ा ही डालना, सच में मुझे भूख नहीं है, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। नील ने दांत पीसते हुए कहा कि अपनी भाभी के कान में क्या गुटुर गुटुर कर रहा है। तो खिला दिया है अवनी ने सिया को खाना, चुपचाप से अब खाना खा ले तू भी। बड़ा आया सिया का राम बनने के लिए, बहुत ही ज्यादा राम बनता फिरता है। इतना प्यार करता ना तो फिर शायद इतनी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता उसके साथ। सिया ने खाना खा लिया है, ये सुनकर तो अब संकल्प के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। और तभी रुद्र ने भी संकल्प पर थोड़ा सा कमेंट मारते हुए कहा कि देखा आई ना अब भाई छोटे शेर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट। रुद्र नॉर्मली कभी भी किसी पर कमेंट नहीं करता था, लेकिन रुद्र ने जब कमेंट किया इसीलिए बंदरों की टुकड़ी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर खासकर संकल्प के चेहरे पर। फिर उसने अभी नियति की तरफ देखते हुए कहा कि भाभी 2 पूरी और रखो ना, इतने कम से क्या होगा, 1 पूरी में मेरा कुछ भी नहीं होगा। हाँ वो रायता भी थोड़ा सा दे देना, वो मटर पनीर की सब्जी वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो तो आपने मुझे दी ही नहीं। इतना कहकर संकल्प तो अब खाना खाने लगा था, बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। नील रुद्र के कंधे पर हाथ मार कर बोलता है कि चल अंदर चलते हैं, हम भी खाना खा लेते हैं। खा लिया है तेरे बच्चों ने खाना? तो नील ने एक नज़र फिर से गुस्से में बंदरों की टुकड़ी को घूर कर देखा और फिर उंगली दिखाते हुए कहा कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगा, समझे तुम? जब तक अजय की माफ़ी लेकर तुम घर पर नहीं आओगे तब तक घर में आना भी मत। इस बार रोहान ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा कि बहुत हो गया है बड़े पापा, अजय अजय अजय, बस अजय ही लगा रखा है। ऐसा क्या है अजय में जो हम उससे माफ़ी मांगने के लिए जाएंगे? मैं तो नहीं जा रहा हूँ उससे माफ़ी मांगने, मैं नहीं मांगने वाला। नील ने आंखें दिखाकर रोहान को देखा तो निव्यांश ने भी अपने पापा को चुप करवाते हुए कहा कि पापा प्लीज़ मजाक कर रहा है ये, हम तो ज़रूर मांगेंगे अजय से माफ़ी, है ना बंदरों की टुकड़ी? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक अजय से दोस्ती नहीं करेंगे हम भी घर के अंदर नहीं आएंगे। फिर उसने पलट कर अभी रूहान की तरफ देखा और फिर दांत पीसते हुए धीरे से बोलता है कि यार एक तो पापा इतनी मुश्किल से माने हैं, हमें खाना दे रहे हैं और फिर तू है जो उनको और भी ज़्यादा भड़का दे रहा है। चुप रहे ना यार, अजय से माफ़ी ही तो है, मांग लूँगा मैं। तो फिर उसने भी अब पलट कर नील की तरफ देखा और बोलता है कि जाइए ना पापा, आप चाचू लेकर जाइए ना पापा को, खाना खिला दीजिए और आप लोग भी खाना खा लीजिए। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नील की बाजू पकड़कर उसे अंदर खींचकर ले गया। रोहान मुंह बनाकर बोलता है कि यार मैं नहीं जाने वाला हूँ अजय से माफ़ी मांगने, मैं नहीं मांगूंगा उससे माफ़ी। निव्यांश ने कहा कि देख यार, अगर पापा ने अजय से माफ़ी मांगने के लिए कहा है ना तो फिर कुछ सोच कर ही कहा होगा, इसीलिए हमें ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। पापा हमेशा से ही लड़ाई को ख़त्म करने की ही कोशिश करते हैं, उसे कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। और वैसे भी अजय की बेइज्जती तो हुई ही है ना, पता नहीं वो ज्योति के साथ कैसा बिहेव करेगा, कैसे उसको अपने साथ रखेगा। रोहान बोलता है कि अरे कैसे भी नहीं करेगा, वो ज्योति को पहले से ही जानता था, एक टाइम में उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, लेकिन है बड़ा ही कमीना यार, ज्योति से भी प्यार करता था और सिया से भी प्यार करता था और फिर निशी के साथ शादी करने के लिए भी मान गया, बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान है। निव्यांश बोलता है कि रोहान मैं तुझे समझ नहीं सकता हूँ यार, तू खाना खा ले पहले। तो रोहान अभी फिर से बैठकर खाना खाने लगा और देखते ही देखते बंदरों की टुकड़ी ने सारा खाना खा लिया था और फिर घर की सारी औरतें वहाँ से बाकी का सामान समेट कर ले गई और फिर उनके जाते ही रोहान ने एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर वहीं पर लेट जाता है। देखते ही देखते बंदरों की टुकड़ी भी वहीं दरी पे लेट गई थी, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बल्कि बहुत ज़्यादा बेचैनी भी हो रही थी। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। दक्ष भी बैठ गया और फिर उसने संकल्प को लात मारते हुए कहा कि साले सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है, ऐसे भिखारी की तरह अपने ही घर के बाहर पड़े हुए हैं हम, घर वाले भी अंदर नहीं ले रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तो भिखारी ही पैदा हुआ था, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सो सकता हूँ। संकल्प भी उठकर बोलता है कि हाँ हाँ, जैसे मुझे तो ऐसे ही सोने में डिग्री प्राप्त है, मैंने तो बहुत ही बड़ी डिग्री हासिल करी है, मैं तो रोज़ ऐसे ही सोता
हूँ गार्डन में दरी बिछाकर, सोने में इतनी ही ज़्यादा परेशानी आ रही है तुझे तो जा जा बड़े पापा से बात क्यों नहीं कर लेता है, जाकर बात कर ले, वो तुझे अंदर ले लेंगे, क्या पता तेरी ही बात मान ले। तो रोहान भी बिना आंखें खोल कर बोलता है कि अरे यार बड़े पापा किसी की भी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए चुपचाप से लेटे रहो। सुबह जाते हैं ना अजय के ऑफिस में, ऑफिस देखते हैं कि वहाँ पर क्या बात होती है। तभी निर्भय भी अपनी कमर को हल्का हल्का सा खुजाता हुआ बोलता है कि यार सुबह से नहाए भी नहीं है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही, ऐसे कैसे नींद आ जाएगी, मुझे तो रात को नहा कर ही सोने की आदत है, आज मैंने नहाया भी नहीं है, मैं नहीं सो सकता हूँ ऐसे बिल्कुल भी। इतना कहकर निर्भय उठ गए बैठ जाता है और अरमान भी उठकर इधर उधर चक्कर लगाने लगता है और फिर रोहान को देखकर बोलता है कि यार भाई मैं नहीं सो सकता हूँ, कुछ करो ना यार। कुछ सोचकर अब रोहान भी एकदम से बोल पड़ता है कि यार दारू पियोगे क्या तुम सबके सब। तो सब ने ही एक साथ में हाँ में अपनी मुंडी हिला दी और फिर रोहान भी बोलता है कि दारू पीकर नींद आ जाएगी क्या तुम्हें, वैसे तुम्हें नींद नहीं आएगी, सो जाओ चुपचाप से, दारू वारू से किसी से भी नींद नहीं आएगी। लेकिन दक्ष ने भी रोहान के बाजू को थोड़ा सा दबाते हुए कहा कि अरे भाई थोड़ी सी पिला दो ना प्लीज, नींद आ जाएगी हम सबको, नहीं तो ऐसे ही बेचैन रहेंगे पूरी रात। निव्यांश बोलता है कि यार सो जाओ ना दक्ष, सो जा चुपचाप से, बड़े पापा को भनक लग गई ना तो फिर अभी तो गार्डन में पड़े हुए हो, फिर जाकर सीधा सड़क पर आ जाएंगे हम सबके सब, समझा। तो संकल्प ने कहा कि अरे कुछ भी नहीं होगा भाई, एक एक बैग लेकर सो जाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा, कोई किसी को नहीं बताएगा। रोहान अब उठकर बैठ गया और फिर अपने भाइयों को देखकर गुस्से से बोलता है कि देखो यार मैं पिला तो तुम सबको दूंगा, लेकिन कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत कर देना जिससे हमें ही आफत हो जाए, बड़ी मुश्किल से वानर सेना कब्जे में आई है हमारे, ऐसा ना हो कि वो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाए और फिर हमें सड़क पर लाकर बैठा दे। सब एक साथ नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा भाई, बस फिर क्या था। रोहान भी खड़ा हुआ और फिर निव्यांश को देखकर बोलता है कि तू कुछ भी करके बस फ्रिज से बर्फ लेकर आ जा, बाकी दारू का इंतजाम मैं करता हूँ। निव्यांश ने कहा कि अरे भाई मुझे तो पिटने का बिल्कुल भी मन नहीं है, जिसका भी पिटने का मन हो वो सीधा अंदर जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहान बोलता है कि भाई प्लीज प्लीज चला जाना, इस वक्त वानर सेना स्टडी रूम में पंचायत कर रही होगी, कोई भी नहीं होगा, तब तक तू चुपचाप से बर्फ लेकर आ जाइयो, 2 ट्रे ही तो लेकर आनी है, जा जा चला जाना, एक एक ही तो पैग पियेंगे, और हाँ किचन में से कुछ खाने के लिए भी ले आइयो, वरना अच्छा नहीं लगेगा दारू पीने में। निव्यांश ने थोड़ा सा गुस्से में रोहान की तरफ घूर कर देखा तो रोहान ने भी अपने हाथ जोड़ लिए और फिर रिक्वेस्ट करने लगता है। तो निव्यांश भी अब थोड़ा सा इरिटेट होकर खड़ा होकर बोलता है कि पहले बता रहा हूँ, अगर पकड़ा गया ना तो फिर तेरा ही नाम ले दूंगा सबसे पहले। रोहान बोलता है कि हाँ हाँ बिंदास, मेरा ही नाम ले देना, तू डरता थोड़ी ना हूँ मैं। रोहान सीधा अपनी गाड़ी के पास गया और फिर उसने अपनी डिग्गी खोली और उसमें से 2-3 बोतल रखी हुई थी। रोहान ने भी वो 3 बोतलों को उठाया और फिर सीधा बंदरों की टुकड़ी के सामने लाकर रख दिया और फिर संकल्प को देखकर बोलता है कि जा जा अब तू ना गिलास का इंतजाम करे, क्योंकि गिलास तो मेरे पास है ही नहीं। तो संकल्प भी अब जल्दी से उठा और फिर सीधा दनदनाता हुआ प्रताप हाउस के अंदर घुस गया और फिर सीधा जाकर किचन में गया। वहां से उसने जल्दी जल्दी से 3-4 कांच के गिलास उठाए और पूरी स्पीड के साथ भागकर चला गया। उसने ये भी नहीं देखा कि निव्यांश वहां पर फ्रिज से बर्फ निकाल रहा है या फिर नहीं, वो तो बस सीधा गिलास लेकर ऐसे ट्रेन की तरह वहां से भाग आया। निव्यांश ने भी संकल्प को जाते हुए देखा तो मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार कितना ज्यादा चालू इंसान है ये, 1 मिनट में आया और दोगुनी स्पीड के साथ भाग गया, अगर यहाँ पर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो फिर मुझे ही बजाना शुरू कर देंगे। निव्यांश ने भी जल्दी जल्दी से एक बड़ी सी कटोरी में ढेर सारी बर्फ निकाली और वो भी फिर बचता बचाता जल्दी से बाहर की तरफ भाग जाता है। बस फिर क्या था, सारे ही भाई अपना अपना ग्लास लेकर आराम से बैठ जाते हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन सारे ही अब बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। उनकी कमर प्रताप हाउस की तरफ थी ताकि किसी को भी कुछ पता न चल जाए कि वो सब यहाँ पर बैठकर इतनी रात में क्या कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ अजय स्टडी रूम से बाहर ही नहीं आया था। फिर उसने अभी टाइम देखा तो रात के 8 बज चुके थे। वो भी अब जैसे तैसे गुस्से से खड़ा हुआ और वैसे ही उसकी नजर अब स्टडी रूम की गेट पर जाती है जहाँ पर एक नौकर खड़ी हुई थी और फिर उस नौकर ने अजय की तरफ देखकर कहा कि सर माँ जी आपको बहुत देर से बुला रही हैं, प्लीज आकर खाना खा लीजिए, वो बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हैं। तो अजय ने भी अब उस नौकर की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सीधा कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अजय को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बस शीतल और अजय दोनों ही बैठे हुए थे। शीतल ने अपनी प्लेट को सीधा करते हुए कहा कि माँ सबने खाना खा लिया है। तो शीतल बोलती है कि हाँ जिसको भी भूख लगी थी उसने खाना खा लिया है, तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी मैं, तुम भी खा लो और फिर मैं भी जाकर आराम कर लेती हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। कुछ सोचकर अजय ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि और वो। तो शीतल ने भी
अब अजय की प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा कि कौन वो, किसकी बात कर रहा है तू? तो अजय थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है कि अरे माँ ज्योति, और कौन, और किसकी बात करूंगा? शीतल बोलती है कि वो तो जा चुकी है ना। ये सुनते ही अजय, जो कि अभी बाइट तोड़कर अपने मुंह में ही रखने वाला था, उसका हाथ वहीं पर रुक जाता है और दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसने हैरानी से अभी शीतल की तरफ देखा तो शीतल बोलती है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो तुम्हें सुबह से ही ये कह रही थी कि उस लड़की से बात कर लो, उसके दिल में मुझे सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन तुमने ही मेरी बात नहीं मानी। मैंने भी उसे बहुत ज़्यादा रोका था। किस हक से मैं उसे रोकती मुझे भी नहीं पता था। जब तुम ही उसे पसंद नहीं करते हो तो फिर मेरा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और वैसे भी वो सब कुछ छोड़ो, तुम तो यही चाहते थे ना कि वो घटिया लड़की तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, और फिर देखो वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली गई। अब चुपचाप से खाना खा लो और आराम करो। इतना कहकर शीतल ने थोड़ी सी सब्जी एक कटोरी में सर्व की और फिर अजय की ओर बढ़ा दी। लेकिन अब अजय की भूख एकदम से मर गई थी। उसके मुंह से तो निवाला ही नहीं उतर रहा था। उसने तो टेंशन में पहले ही खाना नहीं खाया था और फिर अब अपनी माँ की ऐसी बातें सुन रहा था। उसकी जो रही वकी भूख थी वो भी चली गई थी। अजय ने अपना बाइट वहीं थाली में रखा और फिर बोलता है कि माँ मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना खाना। इतना कहकर वो उठकर वहां से जाने लगा और तभी शीतल गुस्से में बोलती है कि क्या चाहते क्या हो अजय तुम? अपनी माँ की आवाज सुनकर अजय ने भी पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा तो शीतल थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि अब मुझे मत देखो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम पहले ही बहुत कुछ खराब कर चुके हो अपनी लाइफ में और फिर कितना ज़्यादा खराब करना चाहते हो तुम? कितना कुछ रह गया है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें प्रताप फैमिली से रिश्ते मीठे करने थे और तुम तो प्रताप फैमिली को ही धोखा देने के लिए चले थे, और अब जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया है तो ज्योति तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई। इतनी अच्छी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई थी और फिर तुम उस लड़की से भी धोखा कर रहे थे, उसे भी अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए कह रहे थे ना। तो अजय ने इस बार थोड़ा सा गुस्से में कहा कि मैंने धोखा नहीं किया है माँ, उसने मेरे साथ धोखा किया है। और फिर शीतल बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तुम्हारे पास कोई प्रूफ तो दिखाओ मुझे। तो अजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ है मेरे पास प्रूफ, देखना चाहती हो ना आप? तो रुकिए रुकिए अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। इतना कहकर अजय सीधा अपने कमरे में गया और फिर वहां से कुछ फोटोग्राफ्स लेकर आता है। उसने वो फोटोग्राफ्स शीतल के हाथ में रखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि ये लीजिए माँ प्रूफ, देख लीजिए आप, जिस लड़की को आप अपने घर की बहू बनाने के लिए इतना ज़्यादा मरी जा रही हो ना, जिसे आप इतना ज़्यादा अच्छा और सच्चा समझ रही हो, ये है उस लड़की की हकीकत। ना जाने मेरे जैसे कितने अमीर लड़कों को इसने फंसाया होगा। शीतल ने भी अब फोटो देखी तो उसमें ज्योति और विक्रांत थे। फोटो शादी की थी और उन फोटोग्राफ में ऐसा लग रहा था कि जैसे ज्योति और विक्रांत दोनों ने ही शादी कर ली है और दोनों ही शादीशुदा हैं। शीतल हैरानी से अजय को देखने लगी तो अजय बोलता है कि देख लिया ना माँ आपने, ज्योति पहले से ही शादीशुदा है और वो पहले से ही किसी से प्यार करती थी। शायद अब उसका तलाक हो गया हो या फिर उसने अपने पति को ही छोड़ दिया हो। और अब आप ही बताइए कि मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं जो जगह जगह पर ऐसे मुंह मारती फिरती है? बोलिए आप। शीतल फोटो को ही देखती रहती है और फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और फिर वो भी अजय को देखकर हैरानी से बोलती है कि लेकिन ऐसी फोटो तो नकली भी बन जाती है ना। तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही तो अपने पापा की फोटो किसी हीरोइन के साथ ऐसे ही लगा दी थी और फिर मुझे चिढ़ाकर कहा था कि देखो माँ पापा का चक्कर बाहर चल रहा है, वो किसी और से प्यार करते हैं। और फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी, तुम्हें याद है? ये सुनकर अजय की आंखें अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और फिर उसने शीतल के हाथ से वो फोटोग्राफ्स ले लिए और फिर उसे ध्यान से देखने लगता है। तो शीतल भी अब थोड़ा सा गुस्से में आगे बोलती है कि तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली थी अजय बताओ? तो अजय बोलता है कि मेरे ऑफिस में किसी ने भेजी थी माँ। तो शीतल ने भी अजय की तरफ देखकर कहा कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ज्योति की शादी इस लड़की से हुई है? मेरे कहने का मतलब यह है कि तुमने अपनी आंखों से कभी देखा था कि इस लड़के को ज्योति के साथ, कभी भी इस लड़के को और ज्योति के बारे में कोई जिक्र सुना था तुमने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करी थी क्या? और फिर अजय एकदम से चुप हो गया था। उसके पास अपनी माँ के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि उसने तो यही फोटो सच मान ली थी। अजय अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो तो बस सुन्न होकर खड़ा हुआ था। शीतल कब से अजय को समझाने की कोशिश कर रही थी और फिर शायद कुछ हद तक तो अब उसे समझाने में वो कामयाब भी हो गई थी। शीतल ने एक बार फिर से अजय की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें नहीं कहती हूँ कि ज्योति के साथ अपनी जिंदगी को शुरू करो, उसे अपनी पत्नी मान लो, लेकिन तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है ना उसे जरूर क्लियर कर लो। समझ रहे हो ना बेटा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तुमसे? तो अजय ने भी अपनी माँ की तरफ हाँ में देखकर गर्दन हिला दी और फिर सीधा बाहर की तरफ जाने लगा। और तभी शीतल बोलती है कि कहाँ जा रहे हो अजय? तो अजय ने भी बिना पलटे ही कहा कि कुछ क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ माँ, प्लीज आज मत रोकिएगा मुझे। इतना कहकर वो सीधा ओबरॉय हाउस से बाहर की तरफ आ गया। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर सीधा हवा की तरह वहां से चला जाता
जाता है। अजय चला तो गया था लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ज्योति उसे मिलेगी कहाँ पर, वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। तो अजय ने भी अब गाड़ी एक रास्ते पर लाकर रोक दी थी। एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता और फिर दूसरा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। तभी उसके मन में एकदम से आता है, क्या मैं रोहान को फ़ोन करूं? वो मुझे बताएगा कि ज्योति कहाँ पर मिलेगी। क्या मैं उसे फ़ोन करूं या फिर नहीं? मैं रोहान को फ़ोन नहीं करूंगा। उसके जितना भी बदतमीज़ आदमी मैंने कभी नहीं देखा है। अजय का दिमाग अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो रोहान से हेल्प नहीं लेना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि रोहान को तो अब अपने सामने वो बेइज्जत करना चाहता था। उसने तो बस यही ठान के रखा था। रोहान को भी अब ऐसा ही था। वैसे भी अजय को पीट कर उसे तसल्ली नहीं मिली थी अभी। वो भी कहीं ना कहीं अपनी अकड़ के चलते अजय से माफ़ी नहीं मांगता। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अजय पर। अभी भी कुछ सोचकर अजय अपने फ़ोन को देख रहा था, लेकिन तभी अजय का फ़ोन खुद ही वाइब्रेट होता है। उसने अपने फ़ोन में देखा तो अभी रोहान का नंबर दिख रहा था। उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और फिर उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर रोहान उसे फ़ोन क्यों कर रहा है, वो भी इतनी रात को। लेकिन जो भी था, अजय को तो अभी रोहान की हेल्प चाहिए ही थी। अजय की तो प्रॉब्लम बस अभी सॉल्व ही हो गई थी। उसने भी फ़ोन को रिसीव किया और बोला कि हेलो। इधर दूसरी तरफ से रोहान पूरे नशे में बोलता है कि उसने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा कि सुनो अजय, मैंने तुझे मारा क्योंकि तूने मेरे पापा को उल्टा सीधा कहा था, और फिर मेरे पापा को ही नहीं, बड़े पापा को भी तूने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहा था। मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए फिर मैंने तुझे इतना ज़्यादा मारा था। लेकिन तू तो दिल पर लेकर बैठ गया है यार, प्लीज़ ऐसे दिल पर मत ले। अजय की पकड़ अब स्टीयरिंग पर कस गई थी। उसे रोहान की बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं बोलता है। इतने में ही रोहान ने फिर से कहा कि मैं रोहान प्रताप सिंह हूँ, कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगता हूँ, कभी किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, पर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दे यार। वो क्या है ना कि मुझे भी कहीं ना कहीं अब समझ में आ गया है कि मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने गलती कर दी तुझ पर हाथ उठाकर, लेकिन तेरी भी तो गलती है ना कि तुझे क्या लगा था कि तू नशे से शादी कर लेगा और फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसे ही देखता रहूँगा। तूने भी तो सिया का दिल तोड़कर इतनी बड़ी गलती करी है, पर तूने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। अगर तू सिया का दिल नहीं तोड़ता तो फिर सिया मेरे भाई की कैसे होती? इन दोनों की शादी कभी भी नहीं हो पाती अगर तू उसका दिल नहीं तोड़ता। मैंने तो तुझे बस माफ़ी मांगने के लिए ही फ़ोन किया है, समझ गया? अजय अभी भी कुछ नहीं बोलता है। रोहान ने फिर से आगे कहा कि तू सुन रहा है ना अजय, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। तो अजय ने कहा कि तुम नशे में मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, समझे रोहान? तो रोहान बोलता है कि होश में होता तो फिर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे माफ़ी मंगवा दे, इसीलिए सोचा कि ऐसे ही नशे में ही तुझसे माफ़ी मांग लूँ। अजय अभी फिलहाल तो रोहान से बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अब मुद्दे पर आते हुए कहा कि मुझे ज्योति का नंबर चाहिए अभी के अभी। रोहान ने भी आधे नशे में कहा कि ज्योति का नंबर भी दे दूंगा तुझे, इतना ज़्यादा जल्दी क्या है तुझे? लेकिन पहले बोल कि तूने मुझे माफ़ कर दिया और फिर तू प्रताप फैमिली के दिल में कोई भी मलाल नहीं रखेगा, किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं पैदा करेगा। अजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर बोलता है कि तुम मुझे ज्योति का नंबर दोगे या फिर नहीं दोगे, ऐसे ही बकवास करते रहोगे? तो रोहान फिर से अभी नशे में बोलता है कि गुस्सा क्यों हो रहा है यार, दे रहा हूँ तुझे नंबर, इतना ज़्यादा जल्दी क्यों है? इतना कहकर उसने फ़ोन कट करा और थोड़ी ही देर में अजय के फ़ोन पर एक मैसेज पॉप हुआ और फिर दूसरी तरफ बंदरों की टुकड़ी एक दो पैग पीने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन न जाने कितने ही पैग वो पी चुके थे। और फिर आखिरकार संकल्प खड़ा होता है और फिर संकल्प को देखकर अरमान ने भी अपना एक हाथ बढ़ाकर संकल्प को नीचे बैठा लिया, लेकिन संकल्प फिर से खड़ा हो जाता है और फिर अरमान ने फिर से उसे नीचे बैठाते हुए कहा कि साले साहब चुपचाप से बैठ जाओ, वरना वानर सेना को अगर गलती से भी पता चल गया ना तो बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाएगी और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी हो जाएगी यार। तुम लोगों के चक्कर में मैं भी बहुत ज़्यादा पिटूंगा। कहीं देखा है तुम लोगों ने कि किसी घर के जमाई को भी कोई पीट रहा हो? मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है कि तुम लोगों ने इस रूल को भी तोड़वा दिया है। चुपचाप से बैठ जा वरना पैर तोड़ दूंगा तेरे। इतना कहकर अरमान ने भी एक पैग बनाया और फिर जल्दी से पी लिया। अरमान को भी अब पूरी तरीके से नशा हो गया था। संकल्प फिर से उठा और फिर थोड़ा सा पीछे हटकर बोलता है कि संकल्प किसी से भी नहीं डरता है, किसी से भी डर नहीं लगता है संकल्प को। सब हैरानी से अब संकल्प को देख रहे थे। संकल्प ने पलट कर अब प्रताप हाउस की तरफ देखा और फिर संकल्प को एकदम से चढ़ गई थी। उसे तो अब बिल्कुल भी होश नहीं था। उसे रोकना चाहते थे सब, लेकिन अब संकल्प किसी के भी रोकने
सोने वालों में से नहीं था। संकल्प ने भी प्रताप हाउस के कमरे की तरफ देखा जहाँ पर बालकनी में सिया खड़ी हुई थी। सिया का ध्यान अभी बिल्कुल भी गार्डन में नहीं था, वो तो बस कब से आसमान की तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी, शायद अभी अभी वो नहाकर आई थी। चांद की रोशनी में सिया का उदास चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम भी थी। और तभी संकल्प थोड़ा सा चिल्लाता हुआ बोलता है कि ए सुजुका, इधर देख इधर। संकल्प की आवाज सुनकर सिया ने भी अब उसकी तरफ देखा, लेकिन सिया के चेहरे पर अब ना ही गुस्सा था और ना ही वो भी रो रही थी, बस चुपचाप से खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा उदासी थी। संकल्प फिर से नशे में चिल्लाता हुआ बोलता है कि क्यों मुंह फुलाकर रखा है तुमने? क्या हो क्या गया है? क्यों खुद की ही जान लेने पर उतारू हो गई थी तुम? पागल, एक नंबर की पागल लड़की हो क्या तुम? अरे अजय तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, वो तो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा था। अगर तुम्हारे प्यार पर उसे जरा सा भी यकीन होता ना तो तुम पर यकीन क्यों नहीं किया उसने? लेकिन तुम हो जो अजय से इतना ज्यादा प्यार करती होगी, उसके लिए मरने तक को तैयार हो गई थी। पागल तो नहीं हो तुम एक नंबर की? तुम्हें उस अजय का झूठा प्यार दिखाई देता है, लेकिन मेरा सच्चा प्यार तुम्हें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है तुम्हें? बंदरों की टुकड़ी पहले तो संकल्प को देखती रही, क्योंकि सब अब बहुत ही ज्यादा नशे में थे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था संकल्प क्या कर रहा है। तो वहीं सिया भी अब काफी ज्यादा हैरानी से बस संकल्प को ही देखे जा रही थी, लेकिन अब उसका मन बिल्कुल भी रिएक्ट करने का नहीं कर रहा था। वो एकदम से चुपचाप से खड़ी रहती है। इतने में ही संकल्प फिर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतने ज्यादा चांटे लगे हैं। जानती भी हो तुम, सुजुका की बच्ची ऐसे तो नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसे ही दूरियां रहेगी। जिस दिन दूरियां खत्म हो गई ना, उस दिन बताऊंगा तुम्हें। बहुत ज्यादा पिटा हूँ तुम्हारी वजह से, सब ने मुझ पर हाथ साफ किया है अपना। अरे बड़े पापा अलग से नाराज हो गए हैं मुझसे, कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं भी ना जिद पर अड़ा रहा हूँ कि शादी तो बस अपनी सुजुका से ही करूंगा, समझे तुम? इतना कहकर संकल्प ने भी अब दोनों हाथ हवा में फैलाए और फिर घुटनों के बल बैठ गया और सिया को देखकर प्यार से बोलता है कि सुजुका, सुजुका रियली रियली आई लव यू। इस रिश्ते को प्लीज एक मौका देकर तो देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिया कुछ भी नहीं बोलती है, बस संकल्प को ही देखती रहती है। और तभी संकल्प ने फिर से मुस्कुराकर सुजुका की तरफ देखा और कहा कि सुजुका, हाँ ना कुत्ते कमीने, कुछ तो बोल दे यार प्लीज। सिया अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसके होंठों के कोने हल्के हल्के से मुड़ने ही लगे थे, लेकिन उसने अपने इमोशंस को जल्दी से कंट्रोल कर लिया और फिर एकदम से वो खड़ा हुआ और फिर जोर से फिर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि नीलकंठ प्रताप सिंह, नीलकंठ प्रताप सिंह बाहर निकल, निकल बाहर। तेरी वजह से ही मेरी सुजुका मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो गई है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। और ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी जो अब तक आराम से गार्डन में बैठी हुई थी, उनकी आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई थी और मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। नव्यांश जल्दी से उठकर संकल्प के पास आया और फिर उसकी बाजू को पकड़कर हिलाता हुआ उसे एक मुक्का मारकर नशे में बोलता है कि अबे अबे चुपचाप बैठ जा संकल्प, बैठ जा यार चुपचाप से। अगर पापा आ गए ना तो गुस्से में क्या करेंगे तुझे पता नहीं है। लेकिन संकल्प, उसने भी अपना हाथ झटकते हुए कहा कि ऐसे कैसे गुस्सा करेंगे मुझ पर। अगले ही पल संकल्प ने फिर से अपने सीने पर हाथ मारकर कहा कि तेरा भाई है ना, सबको देख लेगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है निव्यांश। तो निव्यांश तो अभी खुद में ही नशे में था, जैसे तैसे वो संकल्प को रोकने के लिए आया था, लेकिन संकल्प तो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो पूरी तरह से नशे में चिल्ला रहा था। इतने में ही संकल्प ने फिर से प्रताप हाउस की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि बाहर निकल, बाहर निकल नीलकंठ प्रताप सिंह। कहाँ छुप कर बैठ गया है तू? खुद को समझता क्या है, क्या समझता है? और अपने उस छोटे शेर को भी लेकर आओ साथ में, जिसे गुस्सा करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, बस सड़ा सा मुंह बनाना आता है। निकलो, बाहर निकलो। अरे रुद्र पापा नहीं होते ना तो तुम लोगों ने तो मुझे पीट पीट कर ही मार देना था। मुझे पता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, और ये सुजुका, इसे मेरा प्यार दिखाई नहीं देता है, और फिर उस अजय का प्यार दिखाई देता है जो इससे प्यार करता ही नहीं है। इतना कहकर संकल्प ने भी सिया की ओर फिर से देखा और कहा कि अजय उस वक्त कहाँ पर था जब तेरे मामा मामी तुझे टॉर्चर करते थे, तुझे इतना ज्यादा पीटते थे? कहाँ था उस वक्त अजय, बता मुझे। अब जब मेरा दिल तुझ पर आ गया तो तू फिर कहीं से भी बीच में अजय को लेकर आ गई, और फिर तुम्हें क्या लगा था कि मैं किसी भी हिंदी फिल्मों की तरह हीरो बन जाऊंगा? हीरो हूँ जो खुशी खुशी अपना प्यार अजय के हाथ में दे दूंगा? नो नो वे, मैं कभी भी नहीं देने वाला हूँ, समझी तुम? इतना कहकर उसने फिर से अब घर के मेन गेट की तरफ देखा और फिर से चिल्लाता हुआ कहा कि क्या हुआ नीलकंठ प्रताप सिंह, सुनना बंद हो गया है क्या? सुनाई नहीं देता है क्या? बाहर निकल, निकल बाहर। बंदरों की टुकड़ी तो अब जैसे तैसे एक दूसरे को संभालती रहती है और फिर संकल्प के पास आती है। रोहन
रोहान ने भी संकल्प को पीछे से पकड़कर कहा कि साले साले रुक जाना, चुप हो जा संकल्प, हम सब पीटे जाएंगे, चुप हो जा यार, चुप हो जा। लेकिन संकल्प उसने तो अभी रोहान का भी हाथ झटका और उसे हल्का सा धक्का दे दिया और बोलता है कि अरे आएगा कि नहीं आएगा बाहर, तू बाहर आएगा या फिर मैं खुद ही अंदर आ जाऊं? आऊं क्या मैं अंदर आ गया ना तो फिर एक एक को देख लूंगा, सबकी टांगे तोड़ दूंगा। बहुत हो गया है वानर सेना, बहुत ज्यादा वानर सेना बनकर घूमते हो ना तुम सबके सब, एक दूसरे के बिना तुम्हारा गिद्दा नहीं लगता है ना, एक एक को देख लूंगा, एक एक को बताऊंगा मैं, बाहर निकल अभी के अभी। और फिर इतने में ही क्या था, सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी सिवाय संकल्प के। संकल्प ने अभी पलटकर सबको देखा और बोलता है कि अरे अरे डरो मत, तुम्हारा भाई जिंदा है ना, सबको देख लेगा, क्यों परेशान हो रहे हो तुम, मैं अभी सबको बताता हूँ। और फिर इतने में ही पीछे से आवाज आती है, आ गया नीलकंठ प्रताप सिंह, बता मुझे, यहीं पर खड़ा हूँ तेरे सामने, बता क्या बात करना चाहता है तू मुझसे। तो संकल्प ने भी जैसे ही सुना उसकी तो लगभग हवा ही खराब हो गई थी। उसने अभी हल्का सा पलटकर नील की तरफ देखा जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बस उसे ही घूर कर देखे जा रहा था। और फिर नील के पीछे रुद्र, निहाल और शुभ तीनों ही खड़े हुए थे। शुभ ने भी अब गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी, जबकि रुद्र और निहाल के चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। कहीं ना कहीं रुद्र बंदरों की टुकड़ी में खुद को देख रहा था, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था कि आखिर वो भी तो ड्रिंक करके ऐसे ही ड्रामा करते थे घर पर आके और फिर दादी को इतना ज्यादा परेशान करते थे। तब दादी यही कहती थी कि जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे, तब समझ में आएगा। और फिर अब शायद वो वक्त आ गया था, अब जाकर वानर सेना को भी समझ में आ गया था कि दादी ने कितनी मुश्किलों से उन्हें पाला पोसा है, कितनी कुछ झेला है उनके लिए। तो नील अभी एक कदम बंदरों की टुकड़ी की तरफ बढ़ा और फिर बंदरों की टुकड़ी 2 कदम पीछे हट जाती है। तो नील अभी एक और कदम बंदरों की टुकड़ी की तरफ बढ़ता है और फिर बंदरों की टुकड़ी फिर से 2 कदम पीछे हट जाती है। और तभी निर्व्यांश भी अब नशे में बोलता है कि पापा पापा मेरे भाई को कुछ भी मत कहना, प्लीज कुछ भी मत कहना, मेरा भाई बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ज्यादा सीधा है, हम भी तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं कहेंगे, आप मेरे भाई को प्लीज कुछ भी मत कहना। चलो दोनों के बीच में अब डील हुई, आप मेरे भाई को कुछ मत कहना, मैं आपके भाई को नहीं कहूंगा। इतने में ही निर्व्यांश ने फिर से नशे में किसी प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह नील की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। और फिर ये देखकर तो निहाल के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी, क्योंकि निर्व्यांश नशे में भी बिल्कुल नील जैसा ही बिहेव करता था, बिल्कुल नील के ऊपर ही गया था, हर जगह बस अपना बेस्ट देता था वो। तो नील ने भी गुस्से में एक बार निर्व्यांश का हाथ देखा और फिर दूसरी बार उसकी शक्ल देखा और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है कि यार खुद तो 2 घूंट लगा ली है और अपने भाइयों को भी नहीं रोका तूने, एक बार नहीं हुआ कि अपने इन पागलों को भी रोक लेता, शर्म नहीं आती है तुझे, गार्डन में बैठकर ऐसे दारू पी रहे हो तुम सबके सब। तो रोहान भी अब आगे आता है और फिर हल्के से नशे में नील की तरफ देखकर बोलता है कि अरे मैंने तो कहा था ना आपसे कि दारू गार्डन में नहीं पीते हैं, अंदर पीते हैं अंदर, लेकिन अब आप लोगों ने ही हमें अंदर नहीं आने दिया तो फिर हम क्या करते, हमारे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ पर इतने सारे मच्छर भी काट रहे थे, किसी को नींद भी नहीं आ रही थी, हम सब इतना ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, तो फिर मैंने सबको 2-2 घूंट पिला दी और मैं क्या करता। तो नील ने भी अब रोहान की तरफ देखकर कहा कि अच्छा तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम सब ने 2-2 घूंट ही पी होगी। तभी धैर्य भी पीछे से डरता हुआ बोलता है कि अरे बड़े पापा रोहान भाई बिल्कुल सही कह रहा है, 2-2 3-3 पैग ही तो पिए हैं हम लोगों ने, इससे ज़्यादा नहीं पिया है। तभी शुभ आगे आया और फिर धैर्य की बाजू को पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से में बोलता है कि अच्छा वो 2-2 घूंट की बात कर रहा है और तू है जो यहाँ पर पैग की बात कर रहा है, तू सच बता कितनी ज़्यादा पी है तूने, बता मुझे। तो धैर्य अभी थोड़ा सा डर गया था और फिर मुस्कुरा कर बोलता है कि अरे जीजू आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो, हमेशा बस आपकी नाक पर गुस्सा रहता है। शुभ ने गुस्से में कहा कि साले पिट जाएगा मुझसे अभी के अभी, किसने कहा था तुझे पीने के लिए, शर्म नहीं आती है तुझे, अभी अभी घर में इतना ज़्यादा कलेश हुआ है और फिर तुम लोगों को तो कुछ फिक्र ही नहीं है, तुम लोग पीने के लिए बैठ गए, थोड़ी भी अकल नहीं है तुम सबके अंदर, थोड़ी भी तो बड़ों का लिहाज कर लिया करो। धैर्य अभी कुछ नहीं बोलता है, बस बच्चा सा मुंह बनाकर रोहान की तरफ देखने लगता है। तो रोहान ने भी अब अगले ही पल शुभ के हाथ को पकड़कर उसे झटकते हुए नशे में ही कहा कि छोटे शेर तुम इतना ज़्यादा चिल्लाते क्यों हो यार, हमेशा बस सब पे इतना ज़्यादा गुस्सा करते रहते हो, बात बात पर डांट देते हो हम सबको। मैंने तो सुना था कि छोटा शेर बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करता है, लेकिन ना तो तुम्हारे चेहरे पर हंसी दिखाई देती है मुझे और ना ही कभी मजाक दिखाई देता है, जब देखो बस आंखों में ही घुसा लिया है हम लोगों को आपने, हम भाइयों पर ही आकर चढ़ जाते हो राशन पानी लेकर। तो शुभ अभी रोहान को कुछ जवाब देता उससे पहले ही नील ने अरमान की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से में कहा कि शर्म नहीं आती है, कम से कम तुम तो शर्मा जाते यार, तुम भी यहाँ के जमाई होकर इन सब के साथ बैठकर दारू पी रहे हो। तो नील ने भी इतना ही कहा था कि तभी
रोहान अरमान के सामने आकर नील से बोलता है कि अरे बड़े पापा, इसे कुछ भी मत कहिए आप, ये तो घर का जमाई है। जमाई घर के जमाई को बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। और तभी निहाल खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार ये तो घर के जमाई को भी पिटाई ही करवा देते हैं, यार कैसा इंसान है ये। नील ने अगले ही पल रोहान की गुद्दी को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि तू कितना चौधरी क्यों बनता है यार, तू इतना ज़्यादा चौधरी बनता क्यों फिरता है? पहले निव्यांश चौधरी बनता था और अब तू चौधरी बनता है, बस उल्टे सीधे काम ही क्यों करते हो तुम सब? शर्म नहीं आती है? हमने तुम्हें इतनी ज़्यादा पनिशमेंट दी है और तुमने पनिशमेंट को भी ऐसे ही मज़ा में ले लिया यार, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है क्या? अब नील रोहान को डांट रहा था और तो निव्यांश को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो भी अब 2 कदम अपने पापा की तरफ आगे आया और फिर अपने पापा का हाथ रोहान के गले से छुड़वाते हुए बोलता है कि पापा ये क्या चौधरी चौधरी लगा रखा है आपने? क्यों मेरे भाई को मार रहे हो आप? अगर हम आपको कुछ कहते हैं तो फिर आपके भाइयों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, खासकर ये आपका छोटा शेर, इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। अगर आपको कोई भी कुछ कहते, जरा सा आपको कुछ कहो ना कि इन्हें अपनी आंखें दिखाने लगते हैं। और अब आप मेरे भाई को इतना उल्टा सीधा क्यों कहोगे तो फिर हमें भी गुस्सा आ जाएगा पापा। तो नील ने भी अब अगले ही पल खींचकर एक चांटा निव्यांश के गाल पर जड़ते हुए कहा कि अच्छा तुझे गुस्सा आ जाएगा, तुम लोग बिना पिटे मानोगे ही नहीं, मुझे अपना हाथ लाल करना ही पड़ेगा तुम लोगों को मारकर। चांटा निव्यांश को लगा था और बंदरों की टुकड़ी सारी एकदम से पीछे हट गई और फिर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे थे। निव्यांश भी पूरे नशे में था, उसने भी अपने गाल पर अपना हाथ रखकर अब बंदरों की टुकड़ी की तरफ मासूम चेहरे से देखा और कहा कि अरे तुम्हारा भाई संभाल लेगा, संभाल, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और ये कहते ही निव्यांश एकदम से लड़खड़ा गया और वो अभी गिर जाता उससे पहले ही रुद्र ने उसे पकड़ लिया और निव्यांश ने भी रुद्र को कसकर अपने गले लगा लिया और फिर आंखें बंद कर ली। निव्यांश अभी कुछ नहीं बोलता है, निव्यांश तो बहुत ज़्यादा नशे में था, लेकिन रुद्र की बाहों में एकदम से सेफ था। रोहान ने भी निव्यांश को ऐसे देखा तो मुंह बनाकर बोलता है कि पापा मुझे तो कभी भी आपने ऐसे गले नहीं लगाया, मुझे तो हमेशा आप गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से ही घूरते हो। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ भी था लेकिन आज रुद्र बहुत ही ज़्यादा खुश था, शायद अपने गिल्ट से हमेशा के लिए बाहर आ गया था और फिर इसलिए कि नील और उनके बच्चों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो आज क्यों इतना ज़्यादा खुश है। तो रुद्र ने भी अपना एक हाथ बढ़ाकर रोहान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आजा आजा, तू भी मेरे गले लग जा, तू भी तो मेरा बेटा है। अभी मूड में हूँ ना तो फिर तुझे भी गले लगा रहा हूँ, नहीं तो तुझे भी गले ना लगाता, समझा? तो रोहान भी जल्दी से आकर अब रुद्र के गले लग गया। रुद्र ने भी दूसरे हाथ को रोहान की कमर पर लपेटते हुए प्यार से कहा कि बेटा अजय से माफ़ी मांग रहा है, वो भी इतना ज़्यादा अकड़ कर। तो रोहान के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अरे पापा अब आपका बेटा हूँ तो अकड़ तो होगी ही ना मेरे अंदर, इतनी आसानी से कैसे माफ़ी मांग लेता। इतना कहकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और जैसे ही वो अपने पापा को महसूस कर रहा था, दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये था कि वो अपने पापा के गले लगा हुआ था, लेकिन फिर भी रोहान ने वो काम भी इतनी आसानी से कर दिया था। आज फाइनली रुद्र ने रोहान को अपने गले लगा ही लिया था। रुद्र फिर से अभी नील की तरफ देखकर बोलता है कि यार बस करना यार, पूरा दिन हो गया है, गार्डन में ही खड़े हुए हैं, कर देते हैं ना इन्हें माफ प्लीज, अब अंदर ले लेते हैं। तो नील बोलता है कि लेकिन अजय का क्या करना है? रुद्र बोलता है कि अजय से मैं खुद ही बात कर लूंगा। नील ने भी अपने कंधे उचका कर कहा कि तो ठीक है, जो करना है तुझे कर ले, मैं तो अभी इस मैटर में बोलने वाला ही नहीं हूँ। जैसे ही नील मुड़कर वहां से जाने लगा वैसे ही संकल्प ने पीछे से नील को अपने गले लगा लिया और फिर थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि बड़े पापा ऐसे कब तक गुस्सा रहोगे आप मुझसे? प्लीज़ प्लीज़ मुझसे कोई भी गुस्सा ना हो जाए, मुझे ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप मुझसे गुस्सा हो जाते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ बड़े पापा आप तो घर की जान हो जान, अब आप ही ऐसे गुस्सा हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो अच्छे से जानता था कि बाप बेटा दोनों ही मस्का लगाने में सबसे ज़्यादा आगे हैं, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि बाप बेटा उसे मस्का नहीं लगाते हैं, उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने दिल की बात बोलते हैं। तो नील ने भी अब संकल्प को प्यार से अपने गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को हल्का हल्का सा रब करते हुए बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके सिया की नाराज़गी को भी दूर कर दे, बहुत ही जल्द सिया तेरे पास अपनी मंजिल से आनी चाहिए, समझा? तो उस लड़की के चेहरे पर उदासी नहीं दिखनी चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ उस लड़की के चेहरे पर उदासी। संकल्प के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो नील से थोड़ा सा दूर हुआ और नशे में बोलता है कि बड़े पापा सेम पिंच, मैं भी उस सुजुका को बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकता हूँ, मैं भी उससे बहुत
ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपको अपने छोटे शेर के बड़े शेर पर यकीन है ना बड़े पापा? तो बस फिर बहुत ही जल्द सिया भी मुस्कुराने लगेगी, हंसती खेलती रहेगी जैसे पहले रहा करती थी। बाकी सब ये नज़ारा देख रहे थे और तभी प्रताप हाउस के अंदर शोभित आता है। उसने भी अब अरमान की बाजू पकड़ी और फिर अरमान थोड़ा सा होश में आ गया था और फिर बोलता है कि मान गए हैं बड़े पापा और फिर अब मैं भी घर चलूँ क्या? तो शोभित ने भी अपने बेटे को प्यार से गले लगाया और फिर उसके गाल को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, तुम्हें ही लेने के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पर। बहुत देर से तुम्हारी नौटंकी देख रहा हूँ मैं। चलो, अब तुम्हारे बिना सचादेवा हाउस भी बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तेरी माँ को भी बहुत ज्यादा उदास होकर बैठी हुई है। चल चुपचाप से अब। अरमान के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी अपने पापा के साथ वहाँ से सीधा सचादेवा हाउस के लिए चला गया था। बाकी सभी अब अपने अपने कमरे में लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ चले गए थे। संकल्प निर्भय भी एक साथ में ही लेटते थे, वो दोनों ही एक साथ में सोए थे क्योंकि सिया के कमरे में तो जाने के लिए उसे अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना था, इसीलिए निर्भय के साथ ही संकल्प भी चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुबह के 4 बजे रोहान ने अपनी आंखें खोली और फिर अंगड़ाई तोड़कर वॉशरूम में चला गया। वापस आया तो उसने अभी रूही को देखा जो चैन से आराम से बेड पर लेटी सो रही थी। रोहान अभी भी होश में था और फिर कुछ ही सेकेंडों में उसे कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ याद आ गया था। उसने भी अब अपने पापा को प्यार से अपने गले लगाया और फिर ये सोचकर रोहान के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर उसने रूही की तरफ देखा जिसका ब्लैंकेट अभी लगभग बेड से नीचे गिरा हुआ था और रूही जो आराम से बेड पर सो रही थी। रोहान ने भी अब जल्दी से आया और फिर ब्लैंकेट को ठीक किया और फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार ये लड़की भी ना कभी भी ढंग से नहीं सोती है, हमेशा बस इसका ऐसे ही सोना होता है, कपड़े कहीं और होंगे और ये कहीं और होती है। रोहान भी वहीं लेट जाता है लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। रोहान कुछ देर तक तो ऐसे ही करवट लेता रहता है लेकिन जब भी आंखें बंद करता उसे कल रात का सारा इंसिडेंस याद आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। आखिरकार वो वहाँ से उठ गया और फिर उसने नाइट स्टैंड में अपना फ़ोन उठाया और फिर सीधा बालकनी की तरफ चला जाता है। उसने अपने फ़ोन को चेक किया और फिर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। इधर दूसरी तरफ पूरी रात एकदम से हो चुकी थी। अजय अभी तक ज्योति को ही ढूंढ नहीं पा रहा था, उसे और भी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अजय ने ज्योति को जितनी बार भी कॉल किया था ज्योति ने अजय का फ़ोन उतनी बार कट कर दिया था। शायद वो सच में अजय को अब अपनी ज़िंदगी में कभी भी वापस लेकर नहीं आना चाहती थी। वो हमेशा के लिए अब अजय से दूर जाना चाहती थी, ना ही उसकी ज़िंदगी में वो वापस जाना चाहती थी और ना ही उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती थी। ज्योति के हिसाब से ज्योति और अजय के रिश्ते ने 2 साल पहले ही दम तोड़ दिया था। दोनों के रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था और फिर उसमें जान डालना ज्योति के हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि 2 साल पहले ज्योति और अजय का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मीठा था, बहुत ही ज़्यादा विश्वास लायक था, मगर एक दूसरे के बिना रहते रहते उनकी अब ऐसी हालत हो गई थी और हालात बहुत ज़्यादा बदल गए थे। अजय ज्योति को ढूंढता हुआ बस स्टैंड पर गया जहां पिछले 3 घंटे से अजय ज्योति को ही ढूंढ रहा था लेकिन ज्योति अभी तक उससे नहीं मिली थी। अजय ने टाइम देखा तो रात के 4:30 बज गए थे और फिर अजय को अब थक हार कर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। अजय ने देखा तो उसमें मैसेज लिखा हुआ था। रोहान का मैसेज देखकर अब अजय की आंखें थोड़ी सी हैरानी से बड़ी हो गई थी। जल्दी जल्दी अजय ने रोहान का मैसेज रीड किया और फिर अगले ही पल अपनी गाड़ी को जल्दी से रेलवे स्टेशन की ओर मोड़ दिया। सुबह के 5 बजे का समय हो रहा था। अजय ने गाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर रोकी और फिर भागता हुआ सीधा रेलवे स्टेशन के अंदर गया। उसने जब ज्योति को ढूंढना वहां पर शुरू कर दिया लेकिन ज्योति उसे अभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अजय को तो अब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो हमेशा के लिए ज्योति से फिर से दूर हो जाएगा। पिछले 2 साल से वो ज्योति को गलत ही समझ रहा था, तब उसे कुछ भी नहीं हुआ था, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शीतल के थोड़ा सा समझाने से ही उसे भी अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे शायद उसके और ज्योति के बीच में बहुत सारी बातें अभी क्लियर होना बाकी हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में है। और फिर यही सोचकर ही अजय की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। अजय कल रात भी नहीं सोया था और दिन में भी ढंग से नहीं सो पाया था और फिर अजय आज रात उसने तो अब ज्योति को ढूंढने में ही लगा दी थी। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अजय बस इधर उधर भाग रहा था लेकिन ज्योति उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने एक प्लेटफॉर्म की तरफ देखा जहां पर 3-4 लड़के खड़े हुए थे और एक लड़की को ही देखे जा रहे थे और गंदे गंदे से कमेंट पास कर रहे थे। वो लड़की अपने पतले से दुपट्टे से खुद को कवर करके बैठी हुई थी, उसकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू निकल रहे थे। अजय सीधा उस प्लेटफॉर्म की ओर चला गया और फिर उसने देखा तो वो लड़की ज्योति ही थी।
जो बहुत ही ज़्यादा डरी और सहमी से वहाँ पर अपने दुपट्टे से खुद को कवर करके बैठी थी। ज्योति को देखकर अजय ने राहत की सांस ली और ज्योति ने भी जब अजय को वहाँ पर देखा तो थोड़ा सा हैरान हो जाती है और उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अजय भी हाफता हुआ अब सीधा ज्योति के पास आकर बैठ जाता है। ज्योति तो आंखें फाड़े बस अभी अजय को ही देखे जा रही थी। उसने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अजय उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। ज्योति की ट्रेन सुबह 7 बजे की थी। वो चाहती तो सुबह भी जा सकती थी, लेकिन ओबरॉय हाउस में रुकना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था। इसीलिए वो पूरी रात प्लेटफॉर्म पर अपने दुख के साथ ही बैठी रहती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अजय अपने घर पर भी चैन से ना रह पाए। वो लड़के जो अभी उसे कमेंट पास कर रहे थे उन पर भी अब उसने ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी वो लड़के ज्योति का क्या ही मजाक बनाते। ज्योति की तो किस्मत ने पहले से ही ज्योति का मजाक बना कर रखा हुआ था। अजय ने भी ज्योति की तरफ देखा और कहा कि पानी पानी है क्या तुम्हारे पास? तो ज्योति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर हाथ में पकड़ी हुई बोतल अजय की तरफ बढ़ा दी। अजय ने भी ज्योति के हाथों से पानी लिया और फिर जल्दी जल्दी से पानी पीने लगता है। अजय को बहुत ही तेज प्यास लगी थी। पानी पीने के बाद अजय कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोलता है, बस ऐसे ही चुपचाप से बैठा रहता है। और फिर ज्योति भी ऐसी नहीं थी कि अजय से ढंग से उससे कुछ बात करेगी, क्योंकि उसे तो पहले से ही बहुत ज़्यादा अजय से डर लग रहा था। आखिरकार अजय ने भी अब अपना पहला सवाल ज्योति की तरफ देखते हुए पूछा कि तुम्हारा डाइवोर्स हो गया क्या? तो ज्योति अभी बिना किसी भाव के बोलती है कि हाँ हाँ हो गया मेरा डाइवोर्स। तो अजय ने भी दूसरा सवाल किया और क्या हुआ था? तो ज्योति बिना किसी भाव के बोलती है कि मेरी और उसकी बनी नहीं, इसीलिए डाइवोर्स हो गया। अजय ने भी अब तीसरा सवाल किया, क्या क्या नाम है तुम्हारे पति का? ज्योति ने एक बार हैरानी से अजय को देखा और फिर बोलती है कि सिद्धार्थ। अजय ने अब कुछ भी नहीं कहा और थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद पीछे खड़े लड़कों में से एक ने कमेंट करके कहा कि अबे खुद ही लगा रहेगा, हमें भी तो मौका दे, हमें भी तो आना है उसके पास, थोड़ी सी तो बात कर लेने दे हमें, कि बस तू ही आकर चिपक गया है, बैठ गया है उसके पास। ये सुनकर तो अजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर अजय ने भी गुस्से में पीछे खड़े हुए लड़के की तरफ घूर कर देखा और फिर दूसरे ने फिर से कमेंट कर दिया, अबे अब ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है, हट ना उस लड़की के पास से, हमें भी तो दे मौका एक बार, तुझे खुश होना चाहिए कि तुझे अपने पास बैठने दे रही है वो। हमने तो पूरी रात कमेंट करने में ही गुजार दी, इतने ज़्यादा कमेंट किए हैं मगर फिर भी पलट कर एक जवाब तक नहीं दिया है इसने। अब थोड़ा सा फ़ायदा हमें भी तो उठाने दे, अब तू आ गया है तो हमें भी सहारा मिल गया है। अजय उठकर वहाँ से जाने लगा और तभी ज्योति ने उसका हाथ पकड़ कर कहा कि अजय जाने दो ना उन्हें प्लीज़, तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या करने के लिए आए हो तुम यहाँ पर? अजय ज्योति की तरफ देखकर बोलता है कि कुछ बात करने के लिए आया था तुमसे। इतने में ही एक दूसरे लड़के ने फिर से कमेंट किया, अबे और अब कितनी बात करेगा, बस बात ही करता रहेगा या फिर कुछ और भी करेगा? इतना कहकर उस लड़के ने अब अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखा जो जोर जोर से हंसने लगे थे और फिर अब अजय से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो जल्दी से खड़ा हुआ गुस्से में और उसमें से एक लड़के का कॉलर पकड़कर जल्दी से उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया। और फिर ये नज़ारा देखकर ज्योति की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी, उसे तो अब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत तेज से लड़ाई शुरू हो गई थी। अजय ने उन लड़कों को बहुत ज़्यादा मारा था, वो उन लड़कों को बहुत ज़्यादा मार रहा था तो वो लड़के भी अब अजय को ही मार रहे थे, लेकिन अजय वो भी हिम्मत नहीं हार रहा था, वो भी अकेले ही उन चारों लड़कों से भिड़ गया था। आसपास के लोग ये नज़ारा देख रहे थे, कोई भी अजय की हेल्प नहीं कर रहा था और इतने में ही एक लड़के ने वही शॉप पर रखी हुई कांच की बोतल उठाई और फिर अजय की तरफ मारने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही रोहान ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और फिर उस लड़के को उठाकर सीधा वहीं पर पटक दिया। ये देखकर तो अजय की आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। अजय को भी यकीन नहीं था कि वहां पर रोहान आ जाएगा। अजय ने पलटकर अब रोहान की तरफ देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहान उसकी मदद करेगा, वो भी इस तरह से प्लेटफॉर्म पर आकर। लेकिन रोहान को तो अभी कुछ भी करके अजय से अपनी दोस्ती करनी थी, क्योंकि उसके बड़े पापा ने अजय की सॉरी मांगी थी, इसीलिए वो ये सब कुछ तो करना उसका हक बन रहा था। उसके दिल में जगह तो उसे बनानी ही थी, इसीलिए तो सुबह 4 बजे प्रताप हाउस से निकलकर वो सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया था। अजय रोहान दोनों ने ही मिलकर उन चारों लड़कों को तसल्ली से मारा था। उन लोगों ने इतना पीटा था कि वो चारों ही लड़के बहुत ज़्यादा अधमरे हो गए थे, चारों ही जमीन पर पड़े हुए थे। रोहान ने एक लड़के के पैर पर जोर से एक लात मारते हुए कहा कि क्या हुआ, सारी हैकड़ी निकल गई तेरी, तेरे मुँह से अब आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, निकाल आवाज़ अपने मुँह से, चार मिलकर एक लड़के को मार रहे थे, शर्म नहीं आती है तुझे?
तब नहीं सोचा था कि पासा तो कभी भी पलट सकता है, कभी भी हीरो एंट्री ले सकता है। रोहान ने फिर अजय की तरफ देखा, जो अभी कुछ भी बोलता उससे पहले ही वो वहां पर ट्रेन आ जाती है। ट्रेन को देखकर ज्योति एकदम से अलर्ट हो गई और फिर ट्रेन भी रुक गई थी। जैसे ही ज्योति अब ट्रेन में चढ़ने को हुई, वैसे ही अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। ज्योति काफी ज्यादा हैरानी से भी अजय को देख रही थी और फिर उसने अपने हाथ में झटका मारते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो अजय, प्लीज मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अजय भी फिर से ज्योति का हाथ पकड़ने को हुआ तो ज्योति ने अपना हाथ फिर से पीछे खींच लिया और फिर ट्रेन में जल्दी से चढ़ जाती है। अजय ज्योति के पास खड़ा हुआ बोलता है कि ज्योति ज्योति मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुनो, नीचे उतरो, अभी के अभी नीचे उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है, तभी तुम यहाँ से जा सकती हो। ज्योति ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि लेकिन मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है अजय, मैं यहाँ पर रुक भी नहीं सकती हूँ, मुझे जाना होगा। इतना कहकर ज्योति ट्रेन के अंदर चली गई और फिर अजय जैसे चढ़ने को हुआ, वैसे ही एक टीटी ने अजय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोलता है कि टिकट है तुम्हारे पास। अजय ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी तो टीटी ने अगले ही पल अजय की बाजू पकड़कर एक साइड में करते हुए कहा कि तो फिर तुम इस ट्रेन में कहाँ चढ़ रहे हो, जाओ यहाँ से, जब तक तुम्हारे पास ट्रेन की टिकट नहीं होगी तुम इस ट्रेन में नहीं आ सकते हो, वरना पेनल्टी भरनी पड़ेगी तुम्हें। अजय ने भी अपनी जेब में हाथ डाला, वो पैसे ढूंढ रहा था लेकिन उसके पास पैसे और पर्स दोनों ही उसकी गाड़ी में थी। तभी वहाँ पर रोहान आता है और टीटी को देखकर बोलता है कि अंकल अंकल जाने दो ना यार, प्यार का मामला है, प्यार का, प्लीज समझा करो। ये सुनते ही अजय ने हैरानी से रोहान की तरफ देखा और बोलता है कि कोई प्यार व्यार का मामला नहीं है, मुझे उसके साथ बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है और कुछ भी नहीं है, समझा तो रोहान अभी कुछ नहीं बोलता है और इतने में ही टीटी ने कहा कि तो ठीक है बेटा, जाकर टिकट लेकर आओ, तो उसके बाद ही आराम से बैठकर पूरे रास्ते मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेना। अजय भी एकदम से घबरा गया था, उसे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ना ही उसके पैसे थे और ना ही उसका पर्स था। अजय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने फिर से एक उम्मीद भरी नजरों से टीटी की तरफ देखा और फिर टीटी ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और देखते ही देखते रोहान और अजय सामने से अब वहां से उतर आते हैं और उनके सामने ही ट्रेन चली गई। रोहान को तो एकदम से हंसी आ रही थी लेकिन वो बिल्कुल भी हंसता नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने हंस दिया तो इस वक्त अजय बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। ट्रेन जाने के बाद अजय ने हल्का सा पलटकर रोहान की तरफ घूरकर देखा तो रोहान अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और फिर अजय जो एक कदम गुस्से में रोहान की ओर बढ़ता है तो फिर रोहान जो कि 2 कदम पीछे हटकर जोर जोर से हंसने लगा था और फिर मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अच्छा खासा मैं उसे प्यार का हवाला देकर तुझे ट्रेन में चढ़ा देता, मगर नहीं, तुझे तो बस अपनी चलानी थी, तुझे तो बस अपना ही हरिश्चंद बनना था ना। तो बोले चली गई ट्रेन और चली गई ज्योति, अब कर ले तू जाकर उससे पास, अब बैठा रहे यहाँ पर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ, कुछ भी नहीं हो सकता है तेरा। तो अजय ने भी अब कुछ नहीं कहा और फिर अपने कॉलर को ठीक किया और फिर वहां से जाने लगा। लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तो उसने प्लेटफॉर्म पर अब एक स्लिप पड़ी हुई देखी थी। अजय ने वो स्लिप उठा ली तो उसमें ज्योति का नाम लिखा हुआ था। वो स्लिप एक विजिटिंग कार्ड जैसा था, जो शायद ज्योति को अंजलि से मिलने के लिए विजिटिंग कार्ड की जरूरत पड़ती थी। और फिर अजय बहुत ही ज्यादा ध्यान से अब उस विजिटिंग कार्ड को देखे जा रहा था और तभी पीछे से रोहान आता है और फिर उसने अजय के कंधे पर अपना हाथ रखा। अजय ने भी पलट कर रोहान की तरफ देखा और तो रोहान भी अब अजय की तरफ ही देखकर बोलता है कि मेरी बात सुन ले पहले, उसके बाद ही जितना भी गुस्सा करना है तुझे कर लियो, समझा तू, अभी के लिए पहले मेरी बात सुन ले। और फिर अगले 10 मिनट में अजय और रोहान दोनों ही एक चाय के स्टॉल पर बैठे हुए थे। दोनों ही अब बहुत ही ज्यादा उदास लग रहे थे, दोनों के हाथ में चाय का एक एक कप था। अजय ने एक सिप ली और बोलता है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम्हारे साथ यहाँ पर पूरा दिन बैठा रहूं और यहाँ पर गप्पे लड़ाता रहूं, जो बोलना है जल्दी बोलो क्योंकि मुझे यहाँ से अभी फटाफट निकलना है। रोहान ने भी अब एक चाय की सिप लेकर साइड में कप रखा और फिर बोलता है कि तो सुन, मुझे इतना तो पता है कि तेरे और ज्योति के बीच में पास्ट में बहुत कुछ हो गया है और तू पहले से ही ज्योति को जानता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन क्या हुआ है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तू क्यों ज्योति से नाराज है, तुम दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है ये मुझे नहीं पता है। ज्योति की आंखें ही बताती हैं कि वो लड़की गलत नहीं है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती है। खैर तुझे तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो अब जिससे फर्क पड़ता है वो बात बताता हूँ तुझे। ज्योति की एक बेटी है जिसका नाम अंजलि है, करीब 1 साल की है, उसके दिल में छेद है और फिर उसी का इलाज ज्योति दिल के अस्पताल में करवा रही है। उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी लेकिन तुमने उसे बात करने के लिए भी मना कर दिया था, बल्कि उसे जली कुटी भी बहुत ज़्यादा सुनाकर फ़ोन को कट कर दिया था तूने। तो मैंने भी अपने आदमी
को तेरे पीछे लगाया था और सारी चीज़ें जानने के लिए उनसे कहा था, तो मुझे ये पता चल गया था कि तुम्हारा और ज्योति का पहले ही कुछ था। इसीलिए मैं शादी करवाने के लिए ज्योति को राजस्थान लेकर आया था। बदले में 15 लाख रुपए उसे ऑफर किया था मैंने। उसने 15 लाख रुपए मुझसे लिए और फिर उसके बाद तो तुम जानते ही हो क्या हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या अजय ज्योति के बीच में हो पाएगा सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल? क्या अजय पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर ज्योति के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या रोहान और बंदरों की टुकड़ी फिर से रहेगी प्रताप हाउस में? क्या नील और रुद्र माफ़ करेंगे बंदरों की टुकड़ी के लिए? ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग।